काफी हद तक ठीक हो गए थे और अब उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी मिल गया था और इस वक्त चिराग अपने घर में बैठा हुआ टीवी देख रहा था। तभी नव्या उससे मिलने आई। वहीं अशोक चौहान ने चिराग को पहले ही समझा दिया था, उसे नव्या को अपने जाल में फंसाना है ताकि वे लोग रुद्र से बदला ले सके। वहीं नव्या ने जब चिराग को देखा तो वो खुश हो गई और फिर वो चिराग के पास बैठती हुई कहती है, चिराग तुम ठीक हो गए, थैंक गॉड, मैं बहुत खुश हूं। इस पर चिराग ने कहा, नव्या तुम हमेशा कहती थी ना शादी कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, तो चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। ये सुनकर नव्या ने कहा, लेकिन तुम मेरे भाई से तो मिले ही नहीं, तुम मेरी फैमिली से मिल लो, अपने डैड को लेकर मेरे घर आ जाओ, मेरा रिश्ता मांग लो, फिर हम शादी कर लेंगे। इस पर चिराग ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और नव्या खुशी खुशी वहां से चली गई। तब चिराग ने अपने डैड को देखकर कहा, क्या आप सच में मेरी इस बेवकूफ लड़की से शादी करवाना चाहते हैं? ये सुनकर अशोक चौहान ने कहा, शादी कर लो, उसके बाद डिवोर्स दे देना, हमें बस रुद्र की इज्जत के साथ खेलना है, इस लड़की के साथ जो करना है करो, उसके बाद इसे भी छोड़ देना। ये सुनकर चिराग ने अशोक चौहान को एक डेविल स्माइल पास की। वहीं इधर नव्या खुशी खुशी अपने घर आ गई। नव्या आज बहुत खुश थी क्योंकि उसे लगा कि चिराग उससे सच में प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। और फिर यही सब सोचते हुए नव्या खुशी के मारे झूम रही थी कि तभी वो निहाल से टकरा गई। लेकिन आज नव्या खुश थी तो उसका निहाल के साथ बहस करने का मूड नहीं था, इसलिए उसने निहाल को इग्नोर किया और जाने लगी। तभी निहाल ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मिल आई चिराग से, कैसा है वो, ठीक हो गया? इस पर नव्या ने गुस्से में कहा, आप मेरी जासूसी करते हैं? ये सुनकर निहाल ने कहा, जासूसी करने की क्या जरूरत है, तुम्हारा चेहरा तो साफ बता रहा है कि तुम चिराग से मिलकर आई हो। इस पर नव्या ने थोड़ा एटीट्यूड के साथ कहा, निहाल जी आपने कहा था ना कि चिराग अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन अब वही चिराग बहुत जल्द अपने डैड को लेकर मेरे घर रिश्ता मांगने आने वाला है। ये सुनकर निहाल ने कहा, ये पॉसिबल ही नहीं है नव्या, तुम चिराग को जानती नहीं हो, मैं जानता हूँ, चिराग कभी तुमसे शादी नहीं करेगा और ना वो अपने डैड को लेकर यहाँ आएगा। इस पर नव्या ने गुस्से में कहा, आप झूठ बोल रहे हैं, मैं अभी चिराग से मिलकर आ रही हूँ, वो अपने डैड को लेकर यहाँ जरूर आएगा। तब निहाल हंसकर बोला, और अगर वो नहीं आया और मेरी बात सच हुई तो तुम क्या करोगी? इस पर नव्या ने कहा, तो जो आप कहेंगे नव्या प्रताप सिंह वही करेगी, ये वादा है नव्या का निहाल राजपूत से। और फिर ये कहकर नव्या जाने लगी तो निहाल ने पीछे से कहा, सोच लो नव्या, कहीं मैंने कुछ ऐसा मांग लिया तुमसे जो तुम ना दे पाओ। नव्या निहाल की बातों का मतलब समझ रही थी, इसलिए नव्या ने बिना मुड़े हुए ही कहा, दे दूंगी, क्योंकि नव्या अपनी बातों से पीछे नहीं हटती है। ये सुनकर निहाल ने अपने बालों में हाथ मारकर खुश होकर खुद से कहा, क्या बात है निहाल, तेरी लव स्टोरी तो ट्रैक पर आ रही है। निहाल को यह पता तो था कि चिराग और उसके डैड प्रताप हाउस नहीं आएंगे, लेकिन निहाल ये नहीं जानता था कि उसकी लव स्टोरी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, क्योंकि नव्या को मनाना इतना भी आसान नहीं था। अगली सुबह सब नाश्ते की टेबल पर नाश्ता कर रहे थे, लेकिन आज नाश्ते की टेबल पर बहुत शांति थी। अवनी नील से नाराज थी तो किट्टू रुद्र से। वहीं नव्या और निहाल के बीच तो कोई तालमेल था ही नहीं, और दिशा तो शुभ से डरती ही थी, इसलिए उनके बीच कोई बातचीत नहीं होती थी, इसलिए सब चुपचाप नाश्ता कर रहे थे। वहीं दादी और दादाजी को बच्चों की खामोशी खल रही थी, क्योंकि उन्हें बच्चों का चुपचाप नाश्ता करना पसंद नहीं था, बल्कि उन्हें तो उन सबका शोर सुनकर ही सुकून मिलता था। इसलिए दादाजी ने अपनी भारी भरकम आवाज में पूछा, नील सब ठीक है? ये सुनकर नील ने उदास मन से कहा, हाँ जी दादाजी। तब दादी ने रुद्र से कहा, रुद्र तेरे और किट्टू के बीच कोई प्रॉब्लम है क्या? इस पर रुद्र ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं दादी जी सब ठीक है। तब दादा दादी ने निहाल, शुभ, दिशा, नव्या से भी इशारों में पूछा और सबने यही कहा, सब ठीक है। दादा दादी इस वक्त उम्र के जिस पड़ाव में थे उसमें वो इतना तो समझते थे कि बच्चे झूठ बोल रहे हैं, इसलिए दादाजी ने थोड़ा सख्ती से कहा, हम बूढ़े हो गए हैं ना, इसलिए हमें क्यों बताओगे अपनी बात? आजकल के बच्चों को लगता है कि बड़े उनकी बातें नहीं समझेंगे, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो जिस उम्र में हैं हम वही उम्र पार करके आए हैं। तभी दादी ने भी गुस्से में कहा, अगर सब कुछ ठीक है तो आज इतनी शांति क्यों है? दादी की बात सुनकर किट्टू की आंखें नम हो गईं और उसने इशारों में दादी को अपनी बात बताना शुरू कर दिया, लेकिन दादी किट्टू के इशारे समझती नहीं थी। तभी दादी ने पास बैठे रुद्र के कान पकड़कर कहा, जल्दी बता किट्टू क्या कहना चाहती है। इस पर रुद्र ने कहा, अरे दादी पहले कान तो छोड़ो, बताता हूँ, दर्द हो रहा है। ये सुनकर दादी ने रुद्र का कान छोड़ दिया। तब रुद्र ने कहा, मैं 6 हफ्तों के लिए अमेरिका जा रहा हूँ और इसी बात को लेकर किट्टू नाराज है। किट्टू ने रुद्र की बात सुनकर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी।
तब दादाजी ने किट्टू की तरफ देखकर कहा, बेटा इसमें नाराज होने वाली क्या बात है, तुम भी रुद्र के साथ चली जाओ। ये सुनकर किट्टू काफी खुश हो गई। तब रुद्र ने कहा, दादाजी किट्टू के एग्जाम होने वाले हैं, ये मेरे साथ अमेरिका जाएगी तो यहाँ एग्जाम कौन देगा। इस पर शुभ ने अपनी समझदारी दिखाते हुए कहा, डोंट वरी भैया, मैं सेटिंग करा दूंगा, सब हो जाएगा, आप ले जाओ भाभी को अपने साथ। और फिर शुभ ने अपने कॉलर को ऊपर चढ़ाते हुए कहा, इतनी तो चलती है आपके भाई की कॉलेज में। ये सुनकर रुद्र ने गुस्से से शुभ को देखा, जैसे कह रहा हो तुम्हें बीच में बोलने के लिए किसने कहा। वहीं रुद्र का गुस्सा देखकर शुभ थोड़ा सा डर गया और चुप हो गया। तभी दादी ने कहा, नहीं नहीं, चीटिंग करके पास नहीं होगी मेरी बहू। इस पर रुद्र ने कहा, वही तो दादी, समझाओ किट्टू को। दादी ने कहा, किट्टू तुम जल्दी से अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, फिर जब भी रुद्र अपने बिजनेस ट्रिप पर जाएगा तुम्हें साथ लेकर जाएगा। इस पर किट्टू ने बेमन से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी, लेकिन वो फिर भी रुद्र से गुस्सा थी। तब दादाजी ने नील की तरफ देखकर कहा, अब तू बता तेरे साथ क्या हुआ। इस पर नील ने गुस्से में कहा, दादाजी आपको नहीं पता, रुद्र और निहाल ने मुझे सोनम पटेल को बेच दिया था, जिसकी वजह से अवनी और मेरे बीच झगड़ा हो गया। नील की ये बात सुनकर सबको हंसी आ रही थी, लेकिन कोई हंसा नहीं। वहीं शुभ अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, इसलिए उसने अपना सिर डाइनिंग टेबल से नीचे किया और हंसने लगा। वहीं नील की बात सुनकर निहाल और रुद्र नील को इतनी हैरानी से देख रहे थे जैसे कह रहे हो, अबे दादा दादी के सामने क्या बोल रहा है। वहीं शुभ को हंसता हुआ देखकर नव्या ने शुभ को मारकर कहा, ओए चुप हो जा, देख नहीं रहा नील भाई कितने गुस्से में है। इस पर शुभ ने कहा, मैं क्या करूं, मेरी तो हंसी नहीं रुक रही है, और अगर यहाँ से उठूंगा तो दादा दादी अलग गुस्सा करेंगे। नील की बात सुनकर दादाजी ने हैरानी से रुद्र और निहाल को देखा और फिर अपनी कड़क आवाज में पूछा, निहाल और रुद्र, क्या तुम मुझे बताओगे कि ये सोनम पटेल कौन है, और क्या तुमने सच में नील के साथ ऐसा किया है। दादाजी की बात सुनकर निहाल तो चुपचाप डाइनिंग टेबल से उठकर जाने लगा, लेकिन तभी रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये देखकर निहाल ने हैरानी से रुद्र को देखा और आंखों आंखों में कहा, साले कुत्ते जाने दे, नहीं तो आज हम फिर से पिटेंगे और हमें कोई नहीं बचाएगा, और ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। तू नहीं कहा था ना मुझे कि वो प्रोजेक्ट ला कर दे। तभी दादाजी ने फिर से गुस्से में पूछा, रुद्र निहाल मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्या किया तुमने नील के साथ। दोबारा से दादाजी की आवाज सुनकर अब तो निहाल की हालत खराब हो गई और उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कुछ जवाब दे। तब रुद्र ने हिम्मत करते हुए कहा, दादाजी वो मुझे पटेल साहब से एक प्रोजेक्ट चाहिए था, उसके बदले में। रुद्र इतना ही बोल पाया था कि तभी दादी ने देखा कि मेन डोर पर अवनी के पेरेंट्स खड़े थे। अवनी की मॉम सीमा, जिसने लाइट ग्रीन कलर की ब्रांडेड साड़ी पहनी हुई थी, जिसे देखकर लग भी नहीं रहा था कि वो 45 साल के आसपास की होगी। परफेक्ट फिगर और दिखने में बहुत खूबसूरत, लेकिन चेहरे पर घमंड अलग ही नजर आता था। वहीं अवनी के डैड सुधीर, जिनकी उम्र करीब 50 साल होगी, दिखने में थोड़े हेल्दी, बालों में थोड़ी सी सफेदी और चेहरे से ही समझदार और मैच्योर नजर आते थे। तभी दादी ने अवनी के पेरेंट्स को देखकर कहा, संजय के पिताजी, अब हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी इन लोगों से मिल लेते हैं, नील और अवनी की शादी की भी बात करनी है। ये सुनकर नील और अवनी एक दूसरे को देखने लगे। जहां अवनी इस वक्त बहुत उदास थी तो वहीं नील बहुत गुस्से में, लेकिन वो दोनों इस वक्त कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो भी चुपचाप आकर सिटिंग एरिया में बैठ गए। तब दादी दादा ने अवनी के पेरेंट्स से ज्यादा बात ना करते हुए उन्हें गेस्ट रूम में आराम करने के लिए कह दिया। दादी ने कहा, सीमा, सुधीर, तुम दोनों थक गए होंगे, आराम कर लो, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। इस पर दादाजी ने भी कहा, हाँ सुधीर, कुछ घंटे आराम कर लो, उसके बाद शाम को बातें करेंगे, क्योंकि आप लोग काफी लंबी यात्रा करके आए हो, इसलिए थक गए होंगे। ये सुनकर सीमा ने कहा, कोई बात नहीं आंटी, हम पहले बात कर लेते हैं, आराम बाद में कर लेंगे। इस पर सुधीर ने भी कहा, हाँ अंकल, आप लोगों से मिलकर ही सारी थकावट दूर हो गई, तो अब आराम क्या करना। तब दादाजी ने कहा, आपकी बात भी ठीक है, पर आप लोग थोड़ा आराम कर लीजिए, क्योंकि हम अपने मेहमान को कोई असुविधा नहीं देना चाहते हैं। ये सुनकर सीमा और सुधीर जी हाँ में अपना सिर हिलाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तभी सीमा जी अवनी के पास आकर उसे अपने गले से लगा लेती हैं, तो वहीं सुधीर जी भी निहाल के पास आकर उसे अपने गले से लगा लेते हैं। और फिर सीमा जी अवनी से बात करने लगती हैं, लेकिन वो निहाल से कोई बात नहीं करती है, जिसे नव्या नोटिस कर लेती है और इसके पीछे की वजह वो सोचने लगती है, लेकिन उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। थोड़ी देर बाद सुधीर और सीमा गेस्ट रूम में चले गए और अवनी अपने कमरे में चली गई। तो वहीं शुभ, नील, रुद्र और निहाल ऑफिस के लिए चले गए, तो नव्या, किट्टू और दिशा कॉलेज चली गई। किट्टू आज क्लासरूम में उदास बैठी थी,
किट्टू का मन आज पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा था और किट्टू को बार बार नील का गुस्सा याद आ रहा था। किट्टू को नील की फिक्र हो रही थी क्योंकि एक नील ही था जो रुद्र के बाद उसकी बातों को समझता था। तभी किट्टू ने दिशा को मैसेज किया, दिशा क्या तुम अभी घर चलोगी, क्योंकि आज मेरा मन नहीं लग रहा है। तभी दिशा ने उधर से मैसेज किया, किट्टू क्या तुम अभी जाओगी। इस पर किट्टू ने हाँ में मैसेज किया। तो कुछ देर में दिशा किट्टू के पास आ गई और फिर उसने कहा, मैं भी चलती हूँ वरना मैं यहाँ बोर हो जाऊंगी, और मैं नव्या दी को मैसेज करके बोल देती हूँ कि हम लोग जा रहे हैं। और फिर किट्टू और दिशा ने नव्या को मैसेज किया और फिर वो दोनों कॉलेज से बाहर आकर गाड़ी में बैठकर रुद्र के ऑफिस आ गए। उधर प्रताप इंडस्ट्रीज में रुद्र अपने केबिन में काम कर रहा था तो वहीं नील निहाल के केबिन में उसके साथ लड़ाई कर रहा था। तभी निहाल ने कहा, मैं बात करूंगा ना अवनी से, वो समझ जाएगी, तू प्लीज गुस्सा मत हो। इस पर नील ने गुस्से में कहा, कैसे गुस्सा ना करूं, तू जानता भी है अवनी को कितना हर्ट हुआ है। वो वीडियो ही ऐसा है, कोई भी देखेगा तो गलत ही समझेगा। ये सुनकर निहाल ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, साले प्याजी चुड़ैल काफी चालू निकली, अपने कमरे में एक कैमरे भी लगा रखे थे। तभी नील चेयर पर बैठते हुए बोला, हाँ तो होने वाले साले, अब ये बता कि अब मैं क्या करूं, और ये सोच कि अवनी को कैसे क्लियर करें। अगर उसका डाउट क्लियर नहीं हुआ तो मेरा घर बसने से पहले ही बर्बाद हो जाएगा। अब क्या करेंगे नील और निहाल, क्या हो जाएगी नील और अवनी की शादी? क्या निहाल कभी नव्या को मना पाएगा? जब नील निहाल से ये कहता है कि अवनी को कुछ गलतफहमी हो गई है जिसे वो जल्द से जल्द सही करना चाहता है, क्योंकि अवनी ने उसे सिर्फ 10 दिनों का टाइम दिया है, तो ये सुनकर निहाल उससे कहता है, तू टेंशन मत ले, 10 दिन तो अवनी ने हमें ज्यादा ही दे दिए हैं, हम उसका डाउट 10 घंटे में ही क्लियर कर देंगे। तभी वहाँ शुभ आता है जो वहाँ निहाल को कोई फाइल देने आया था, लेकिन जब उसकी नजर नील पर पड़ती है तो उसे फिर से हंसी आ गई और वो हंसने लगा। ये देखकर निहाल ने शुभ की गर्दन को पकड़ते हुए कहा, साले बहुत हंसी आ रही है तुझे, सुबह से देख रहा हूँ तू अपने दांत बहुत दिखा रहा है, रुक तुझे मैं बताता हूँ। इतना कहकर निहाल ने मजाक करते हुए शुभ की कमर पर 2-3 पंच मार दिए। तब शुभ ने खुद को छुड़वाते हुए कहा, एक तो तुमने दिन दहाड़े मेरे भाई को बेच दिया, ऊपर से मुझ पर ही गुस्सा निकाल रहे हो। और फिर शुभ हंसता हुआ निहाल और नील के पास आकर बैठते हुए बोला, बताओ ना भैया कैसे बेचा था। बोली लगी थी या ऐसे ही? अच्छा कितने में बिके आप? शुभ की बात सुनकर नील ने गुस्से में शुभ को देखकर कहा, बस कर यार, एक तो निहाल ने पहले ही मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है, ऊपर से तेरे ये ऊट पटांग सवाल। तू जो काम करने आया वो कर और निकल यहाँ से। अभी वो तीनों एक दूसरे के साथ बात ही कर रहे थे कि तभी एक एम्प्लॉय निहाल के केबिन में आकर बोला, सर किट्टू मैम और उनके साथ एक लड़की ऑफिस आई हैं, लेकिन इस वक्त वो दोनों लिफ्ट में फंस गई हैं। ये सुनते ही तीनों लिफ्ट की तरफ भागे, लेकिन जब वो लिफ्ट के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रुद्र तो पहले से ही वहां मौजूद है। तभी रुद्र ने लिफ्ट के पास जाकर कहा, किट्टू दिशा डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में लिफ्ट ठीक हो जाएगी। तभी दिशा ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, रुद्र भैया किट्टू को डर लग रहा है। ये सुनकर रुद्र ने कहा, किट्टू मेरी आवाज सुन रही हो ना, तुम्हें इस वक्त बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बस थोड़ी देर में लिफ्ट ठीक हो जाएगी, इसलिए डरो मत, यहाँ हम सब हैं। रुद्र किट्टू को तो हौसला दे रहा था, लेकिन उसे इस वक्त किट्टू की बहुत फिक्र हो रही थी। तभी थोड़ी देर में लिफ्ट का दरवाजा खुल गया और दिशा और किट्टू दोनों बाहर आ गई। किट्टू तो इतना घबराई हुई थी कि वो सीधा रुद्र के पास आकर उसके गले से लग गई। तभी रुद्र ने किट्टू से पूछा, किट्टू क्या तुम ठीक हो? इस पर किट्टू ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तब रुद्र ने दिशा से पूछा, क्या तुम ठीक हो? इस पर दिशा ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। दिशा भी इस वक्त काफी घबराई हुई थी और वो एक जगह चुपचाप खड़ी थी। तभी दिशा को देखकर शुभ ने कहा, काश इस वक्त दिशा भी मुझे अपने गले लगा पाती। और फिर ये सोचते हुए वो प्यार से दिशा को देखने लगता है। तभी नील और निहाल ने भी दिशा को देखकर पूछा, दिशा क्या तुम ठीक हो? इस पर दिशा ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर सब रुद्र के केबिन में आकर बैठ गए और आपस में बात करने लगे। तभी किट्टू ने मैसेज करके रुद्र से कहा, मुझे आपसे बात करनी है अकेले में। रुद्र ने भी मैसेज किया, अकेले में? कहीं तुम्हें मुझ पर प्यार तो नहीं आ रहा है? इस पर किट्टू ने गुस्से में रुद्र को एंग्री वाले इमोजीज भेज दिए, जिसे देखकर रुद्र को हंसी आ गई। और फिर रुद्र ने निहाल, नील और शुभ की तरफ देखकर कहा, अब सारा दिन मेरे केबिन में ही बैठे रहोगे, जाओ अपने अपने केबिन में। इस पर शुभ ने गुस्से में कहा, मेरा कौन सा केबिन है? कोई केबिन दिया है आपने मुझे? केबिन तो क्या, आपने तो मुझे एक डेस्क भी नहीं दिया। अरे डेस्क तो छोड़ो, एक चेयर ही दे देते। मैं तो रेस्ट करने के लिए भी निहाल भैया के केबिन में जाता हूँ। पियून से ज्यादा हैसियत नहीं है मेरी इस ऑफिस में, और कहने के लिए मैं इस ऑफिस का ओनर हूँ। शुभ की ये बात सुनकर नील ने शुभ की बाजू को पकड़कर उसे अपने साथ ले जाते हुए कहा, अबे चल ना, उसे किट्टू के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि फिर तो वो अमेरिका चला जाएगा।
ये सुनकर शुभ ने थोड़ी नाराजगी भरे लहजे में कहा, तो ये बोले ना कि उन्हें भाभी के साथ थोड़ा वक्त चाहिए, केबिन केबिन कर रहे हैं। इस पर निहाल ने कहा, बस कर छोटे शेर, अब इतना क्या गुस्सा हो रहा है, पहले केबिन लायक बन तो जा, फिर अपने आप केबिन मिल जाएगा। और फिर निहाल ने दिशा को देखकर कहा, दिशा चलो तुम्हें ऑफिस दिखा देता हूँ। तभी शुभ ने भी इस बात का फायदा उठाते हुए कहा, हाँ मैं हूं ना, मैं दिशा को पूरा ऑफिस दिखा दूंगा, और मैं जो फाइल लाया था आप उसे तब तक चेक कर लीजिए। शुभ की बात सुनकर नील ने शुभ को ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, इस बार कोई बदमाशी नहीं, वरना इस बार रुद्र तुम्हें छोड़ेगा नहीं। इस पर शुभ ने अपनी आईज ब्लिंक करते हुए कहा, ट्रस्ट मी, इस बार कुछ नहीं होगा। और फिर शुभ दिशा को लेकर वहां से चला गया। तो वहीं नील और निहाल फिर से निहाल के केबिन में बैठ गए। वहीं उन लोगों के जाते ही रुद्र किट्टू का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अपनी गोदी में बिठा लेता है, और फिर वो किट्टू के गालों पर उंगलियां चलाते हुए कहता है, खरगोश क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? इस पर किट्टू ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तब रुद्र ने किट्टू के बालों को कान के पीछे करते हुए पूछा, तो तुम मुझसे बात करने आई हो? किट्टू ने फिर से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तब रुद्र ने कहा, बोलो क्या बात करनी है? ये सुनकर किट्टू ने अपना मोबाइल निकाला और रुद्र को मैसेज कर दिया। रुद्र ने जब मैसेज रीड किया तो उसमें लिखा था, रुद्र जी, नील भैया बहुत परेशान है, उनका अवनी से झगड़ा हो गया है, वो भी उस सोनम पटेल की वजह से, और आप बस देख रहे हो, कुछ करते क्यों नहीं? ये मैसेज पढ़ने के बाद रुद्र ने किट्टू से प्यार से पूछा, मैं क्या करूं? ये सुनकर किट्टू ने हैरानी से रुद्र को देखा। तब रुद्र ने फिर पूछा, अच्छा तुम बताओ क्या चाहती हो, मैं क्या करूं? तब किट्टू ने फिर अपना मोबाइल निकाला और उस पर मैसेज टाइप कर दिया। किट्टू ने कहा, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको अमेरिका जाने दूं, तो आप नील भैया और अवनी दी के बीच सब कुछ ठीक कर दीजिए। मुझे नहीं पता आप ये सब कैसे करेंगे, लेकिन आपके जाने से पहले मैं नील भैया और अवनी दी को साथ में देखना चाहती हूँ। ये पढ़कर रुद्र ने अपना गाल किट्टू के गाल पर रब करते हुए कहा, अगर मैं कुछ ना करूं तो तुम मुझे अमेरिका नहीं जाने दोगी? इस पर किट्टू ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। तब रुद्र ने हैरानी से किट्टू को देखकर कहा, तुम मुझे रोक सकती हो? ये सुनकर किट्टू ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तब रुद्र ने किट्टू के बालों को सहलाते हुए कहा, और तुम मुझे कैसे रोकोगी? तब किट्टू ने अपना मोबाइल लिया और फिर से एक मैसेज टाइप कर दिया, और जब रुद्र ने वो मैसेज रीड किया तो उसमें लिखा था, मैं खाना पीना छोड़ दूंगी, आपसे बात नहीं करूंगी, आपसे गुस्सा हो जाऊंगी, और दवाइयां तो टाइम से बिल्कुल नहीं लूंगी, और फिर आप मुझे उस हालत में देख नहीं पाओगे और अमेरिका जाओगे ही नहीं। ये मैसेज पढ़कर रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, और फिर रुद्र ने अपनी नाक किट्टू की नाक से रब करते हुए कहा, इमोशनली ब्लैकमेल करोगी? ये सुनकर किट्टू ने मुस्कुराकर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तब ये देखकर रुद्र ने अपने मोबाइल में कुछ टाइप किया और किसी को कुछ सेंड किया, और फिर वो किट्टू से बातें करने लगा। तभी रुद्र ने थोड़ी शरारत भरे अंदाज में कहा, अगर ये सब मैं सॉल्व कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? ये सुनकर किट्टू को रुद्र की बात पर गुस्सा आ गया, और फिर उसने गुस्से में रुद्र को मैसेज किया। वहीं जब रुद्र ने वो मैसेज पढ़ा तो उसमें लिखा था, मेरे नाम जो यूनिटी ऑफ स्टैचू है वो मैं आपके नाम कर दूंगी। ये पढ़कर रुद्र जोर जोर से हंसने लगा। वहीं रुद्र के ऐसे हंसने से किट्टू इरिटेट हो रही थी। तब किट्टू ने दोबारा मैसेज टाइप किया और लिखा, भला मैं आपको क्या दे सकती हूँ, अब आप हंसना बंद कीजिए। तब रुद्र ने अपनी हंसी को कंट्रोल किया और मुस्कुराकर बोला, नील और निहाल के साथ रह रहकर तुम भी पंच लाइन मारना सीख गई हो। और फिर रुद्र ने अपने होठ किट्टू के होठों के पास ले जाकर धीरे से कहा, मैं बताऊं तुम मुझे क्या दे सकती हो? किट्टू समझ गई कि रुद्र अब क्या करने वाला है, इसलिए उसने शर्माकर अपनी नजरें नीचे कर ली, और फिर अगले ही पल रुद्र अपने होठों से किट्टू के होठों को चूमने लगा और दोनों एक दूसरे के प्यार में खोने लगे। और फिर काफी देर तक एक दूसरे में खोने के बाद रुद्र किट्टू के होठों से अपने होठों को अलग करता है और फिर प्यार से उसके बालों को सहलाने लगता है। और फिर रुद्र आगे कहता है, किट्टू प्रॉब्लम सॉल्व कर दी मैंने। ये सुनकर किट्टू ने हैरानी से उसे देखा और फिर इशारों में उससे पूछा, कब की? आप तो कहीं गए भी नहीं। इस पर रुद्र ने बड़े एटीट्यूड के साथ कहा, आखिर मैं भी हीरो हूँ, और अगर मैं सब काम उठकर ही करूंगा तो फिर मैं हीरो थोड़ी कहलाऊंगा। ये कहकर रुद्र ने किट्टू के बालों को सहलाते हुए फिर आगे कहा, तुम्हारे देवर और जेठ दोनों पागल हैं, वो बस प्लानिंग करते हैं लेकिन उसका अंजाम नहीं सोचते। वहीं दूसरी तरफ दिशा शुभ के पीछे पीछे पूरे ऑफिस में घूम रही थी और शुभ एक्साइटेड होकर उसके आगे आगे चल रहा था और वो दिशा को पूरा ऑफिस दिखा रहा था। शुभ क्या बोल रहा है दिशा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो तो बस चुपचाप सहमी हुई सी शुभ के पीछे पीछे चल रही थी। कुछ देर बाद शुभ दिशा को ऑफिस दिखाता हुआ फैक्ट्री तक ले आया, जो ऑफिस से करीब 2 किलोमीटर दूर थी और अभी बन ही रही थी, और वहां काफी न्यू मशीनें आई हुई थी
जिसे शुभ दिशा को दिखा रहा था और उसके बारे में बता भी रहा था। तभी शुभ ने दिशा को देखकर अपने मन में कहा, यार मैं इतना कंफ्यूज क्यों? दिशा अच्छी तो है और भैया भी तो सही कह रहे थे कि दिशा से ही मेरी शादी होगी और दिशा जैसी अच्छी लड़की मुझे मिलेगी भी नहीं। शुभ अभी अपने ही ख्यालों में था कि तभी उसका फोन रिंग करता है। ये देखकर शुभ अपना फोन निकालता है और फिर एक नजर दिशा को देखकर कहता है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। शुभ की ये बात सुनकर दिशा हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है और शुभ भी फोन पर बात करने के लिए फैक्ट्री से आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ अवनी अपने कमरे में बैठी हुई बस सोनम के भेजे हुए वीडियो को देख रही थी। अवनी जितना उस वीडियो को देखती उतना ही वो रोती। तभी अचानक उसके मोबाइल पर एक वीडियो और आया। ये देखकर अवनी ने जल्दी से वो वीडियो प्ले किया तो उस वीडियो को देखकर पहले तो अवनी हैरान हुई, लेकिन फिर अचानक ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और फिर वो अचानक से उठी और भागते हुए प्रताप हाउस से निकलकर अपनी कार स्टार्ट की और सीधा रुद्र के ऑफिस पहुंच गई। और फिर वो जल्दी से रुद्र के केबिन के पास पहुंचकर जैसे ही रुद्र के केबिन का दरवाजा खोलती है कि तभी रुद्र उसे चुप रहने का इशारा करता है, क्योंकि इस वक्त किट्टू रुद्र की गोद में बैठी बैठी सो गई थी। अवनी ने जब ये देखा तो वो मुस्कुरा दी और फिर उसने रुद्र से इशारों में पूछा कि नील कहाँ है। इस पर रुद्र ने धीरे से कहा, निहाल के केबिन में। ये सुनकर अवनी जल्दी से निहाल के केबिन में गई तो उसने देखा नील गुस्से से विंडो के बाहर देख रहा है। ये देखकर अवनी धीरे धीरे नील के करीब बढ़ने लगी। वहीं नील अवनी के यहाँ आने से अनजान बस अपनी ही सोच में डूबा हुआ था और उसके दिमाग में बार बार अवनी की बातें आ रही थी। क्या रुद्र ने अवनी और नील का पैचअप करवा दिया? क्या शुभ कभी अपने दिल की बात दिशा से कह पाएगा? क्या अवनी के पेरेंट्स अवनी और नील की शादी के लिए मान जाएंगे? अवनी जब नील के पास आती है तो वो देखती है कि नील इस वक्त विंडो के पास गुस्से में खड़ा है और वो कुछ सोच रहा है। ये देखकर अवनी नील के करीब धीरे धीरे बढ़ने लगती है। वहीं अवनी के यहाँ आने से बेखबर नील अपनी ही सोच में डूबा हुआ होता है कि तभी नील को कुछ आहट महसूस होती है और वो जैसे ही पीछे पलटता है कि तभी अवनी उसे अपने गले से लगा लेती है। ये देखकर नील हैरान हो जाता है और फिर वो अवनी से पूछता है, अवनी तुम यहाँ? क्या तुम ठीक हो? इस पर अवनी प्यार से अपना सर हाँ में हिलाती है और फिर वो नील की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। तब नील अवनी के बालों को सहलाते हुए पूछता है, कल तो तुम मुझ पर बहुत गुस्सा कर रही थी, फिर अचानक से तुम्हें मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है? इस पर अवनी ने कहा, क्योंकि मेरी गलतफहमी दूर हो गई। ये सुनकर नील ने कहा, और ये चमत्कार कैसे हुआ? तब अवनी ने कहा, क्योंकि रुद्र भैया ने मुझे वीडियो भेजा है। और फिर अवनी ने नील को रुद्र के भेजे हुए वीडियो फुटेज दिखाए जिसमें सोनम नील के साथ डांस करते हुए ही थककर सो गई थी और उनके बीच कुछ भी ऐसा गलत नहीं हुआ जैसा सोनम ने अवनी को बताया था। वहीं जब नील ने वो वीडियो देखा तो वो हैरानी से अवनी को देखने लगा। इस पर अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी नील, माफ कर दो। ये सुनकर नील ने सीरियस होते हुए कहा, मैं बहुत गलत कर चुका हूँ तुम्हारे साथ और इससे ज्यादा गलत करने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं है, इसलिए आज के बाद मत सोचना कि मैं तुम्हें चीट कर सकता हूँ। तब अवनी ने धीरे से कहा, सॉरी नील, मैंने तुम पर शक किया। इस पर नील ने कहा, अच्छा ठीक है, अब तुम घर जाओ, तुम्हारे पेरेंट्स इंतजार कर रहे होंगे। ये सुनकर अवनी ने हैरानी से नील को देखा और फिर कहा, मैं घर जाऊं? नील ने कहा, हाँ घर जाओ। तब अवनी ने नील के सीने पर उंगली चलाते हुए कहा, मैं सोच रही थी छोटा सा मिनी सा एक हनीमून मना लेते, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं चली जाती हूँ। इतना कहकर अवनी जैसे ही जाने के लिए पलटी कि तभी नील ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया और फिर नील ने अवनी के गालों को रब करते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, एक छोटी सी सुहाग रात मना ही लेते हैं। इतना कहकर नील अवनी के होठों की तरफ झुकने लगा, लेकिन तभी निहाल ने केबिन का गेट खोल दिया। निहाल ने नील और अवनी को एक साथ देखकर हैरानी से पूछा, तुम दोनों का पैचअप हो गया? वहीं नील को इस वक्त निहाल का आना और उसका सवाल करना दोनों ही खटक रहा था, इसलिए उसने थोड़ा गुस्से में कहा, हाँ हो गया, लेकिन तू हम दोनों को डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? इस पर निहाल ने दोनों को सॉरी बोला और फिर वो बाहर जाने लगा। तभी उसे याद आया कि ये केबिन तो उसका है, इसलिए निहाल फिर से वापस आ गया। वहीं निहाल को वापस आया देखकर नील ने कहा, तू फिर वापस आ गया? इस पर निहाल ने थोड़ा सख्ती से कहा, अपना ये रोमांस का टोकरा कहीं और लेकर जाओ, ये मेरा केबिन है। ये सुनकर नील ने थोड़ा उदास होकर कहा, यार मेरा केबिन नहीं है तो क्या ऐसे करेगा? थोड़ी देर तो टाइम स्पेंड करने देना अवनी के साथ। इस पर निहाल कुछ बोलता उससे पहले ही वहां पर रुद्र आ गया और उसने कहा, नील के पास केबिन नहीं है तो नील को केबिन दे देते हैं। ये सुनकर नील, निहाल और अवनी तीनों ही रुद्र को हैरानी से देखने लगे। तभी नील ने अपनी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पूछा,
अब तो अपने बॉडीगार्ड को भी केबिन देगा? इस पर रुद्र ने कहा, बॉडीगार्ड को केबिन नहीं दे रहा हूँ, बॉडीगार्ड का प्रमोशन कर रहा हूँ, क्योंकि धनराज अंकल रिटायरमेंट ले रहे हैं और इसलिए उनकी जगह अब तुम काम करोगे। इतना कहकर रुद्र वहां से जाने लगा। तभी नील ने फिर से पूछा, इतनी मेहरबानी इसलिए क्योंकि मैं अवनी से शादी कर रहा हूँ और मुझे अवनी के लायक होना चाहिए। नील के कहने के लहजे से ये साफ साफ पता चल रहा था कि वो रुद्र को ताना दे रहा है। वहीं रुद्र नील की बातों का कोई जवाब देता कि इतने में वहां धनराज जी भी आ गए। धनराज जी को देखकर नील उनके पास आया और उनके पैर छूकर नमस्ते कर बोला, अंकल आप रिटायरमेंट ले रहे हैं? इस पर धनराज जी ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर उन्होंने आगे कहा, हाँ नील, एक ना एक दिन तो शेर बूढ़ा होता ही है और मैं भी हो गया हूँ। अब ऑफिस का काम नहीं संभाला जाता, इसलिए रुद्र को मैंने ही कहा कि वो तुम्हें मेरी पोस्ट दे दे। तुमसे ज्यादा लायक इस पोस्ट के और कोई नहीं है। ये सुनकर नील थोड़ा टेंशन में आ गया और वो धनराज जी से कहता है, धनराज जी चलिए मैं आपके केबिन का एक चक्कर लगा लेता हूँ। और फिर ये कहकर नील धनराज जी के साथ उनके केबिन में आता है और फिर जल्दी से केबिन का दरवाजा बंद करके नील गुस्से में उनसे पूछता है, कसम खाइए अंकल कि आपने रुद्र को नहीं बताया कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ। ये सुनकर धनराज जी ने बड़े प्यार से कहा, अगर मुझे बताना होता तो कब का बता देता, इतने दिनों तक छुपा कर नहीं रखता। और वैसे भी मैंने उसे कुछ नहीं बताया है, बस मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ तो उसने मुझसे पूछा कि ये पोस्ट मैं किसे दूं और मैंने तुम्हारा नाम ले लिया। इस पर नील ने थोड़ा नाराजगी भरे लहजे में कहा, मुझे ये पोस्ट नहीं चाहिए, मुझे रुद्र की प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट नहीं है। मैं प्रताप हाउस में बस पापा के वादे की वजह से हूँ, वरना मैं उस घर में नहीं रहता। ये सुनकर धनराज जी ने हल्के गुस्से में कहा, नील वो घर तुम्हारा भी है, पूरा हक है तुम्हारा उस घर पर, दादा दादी पर, नव्या पर, शुभ पर, रुद्र पर भी तुम्हारा पूरा हक है। इस पर नील ने चेयर पर बैठते हुए कहा, अंकल मैं ऐसे हक को हक नहीं मानता जो दुनिया से छुपा हुआ हो, और वैसे भी हूं तो मैं पापा की नाजायज औलाद ही ना। इस वक्त नील की बातों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वहीं नील की ये बात सुनकर धनराज जी ने फिर से गुस्से में कहा, ये तुम्हारे दिमाग में किसने क्या डाल दिया? नाजायज नहीं हो तुम, बस हमारे पास प्रूफ नहीं है कि तुम्हारे पापा संजय ने तुम्हारी माँ अनीता से शादी की थी, इसलिए तुम रुद्र के सौतेले भाई हो, नाजायज भाई नहीं समझे। और ये सब संजय की गलती थी जो उसने सही टाइम पर सही डिसीजन नहीं लिया, जिसका हर्जाना तुम भुगत रहे हो। और गलती अनीता की भी थी क्योंकि अनीता ने भी कभी संजय को सच नहीं बताया। और हाँ, आज के बाद तुम्हारे मुंह से मैंने नाजायज शब्द सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर धनराज जी ने आगे कहा, नील तुमने मुझे अपने बाप की जगह दी है तो तुम्हारे बाप की हैसियत से ही तुम्हें कह रहा हूँ। अब मैं तुम्हारे मुंह से ये शब्द नहीं सुनना चाहता, क्योंकि जितना ही तुम बोलते हो उतनी ही तकलीफ मुझे होती है। इसलिए अब ये फालतू बातें अपने दिमाग से निकाल दो और कल से ऑफिस टाइम पर आना शुरू कर दो, क्योंकि कल से तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। ये सुनकर नील गुस्से में केबिन से जाने लगा तो धनराज जी ने फिर से उसे रोकते हुए सख्ती से कहा, नील कोई बहाना नहीं चलेगा, मैं ये पोस्ट तुम्हारे अलावा किसी और एम्प्लॉय को नहीं दूंगा, इसलिए कल से तुम्हें ऑफिस आना है, समझे तुम? ये सुनकर नील ने एक नजर धनराज अंकल को देखा और गुस्से से वहां से चला गया। नील जब धनराज अंकल के केबिन से निकल रहा था तो वो अचानक रुद्र से टकरा जाता है, क्योंकि तब रुद्र भी धनराज जी के केबिन में ही जा रहा था। वहीं जब रुद्र ने नील को देखा तो नील की आंखों में गुस्सा और दर्द साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन इस वक्त रुद्र कुछ कहना नहीं चाहता था, इसलिए वो चुपचाप धनराज अंकल के केबिन में चला गया। नील के जाते ही धनराज जी ने केबिन में रुद्र को देखा तो धनराज जी ने गुस्से में कहा, तुम्हारी ही कमी रह गई थी, तुम भी आओ, तुम दोनों भाइयों ने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। कहने के लिए अपने बाप की जगह दे रखी है, लेकिन मानते दोनों में से कोई नहीं हो। इस पर रुद्र ने कहा, अंकल आपने उसे बताया तो नहीं कि मुझे सब कुछ पता चल गया है? ये सुनकर धनराज जी ने गुस्से में कहा, नहीं बताया, लेकिन कब तक छुपा कर रखोगे? उसके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि वो संजय की नाजायज औलाद है और उसका ये फितूर तुम ही दूर कर सकते हो रुद्र। इस पर रुद्र ने कहा, जरूर अंकल, मैं नील के दिमाग से ये बात निकाल दूंगा और मैं नील को वो सारे हक दूंगा जो उसके हैं। लेकिन आपने मुझे नील का ये सच इतनी लेट क्यों बताया? अगर आप पहले ही मुझे नील का सच बता देते तो मैं उसको पहले ही सारे हक दिला देता। ये सुनकर धनराज जी ने कहा, हर बात का एक वक्त होता है रुद्र, तुम पहले बहुत ज्यादा गुस्से में रहते थे, तुम्हें कुछ भी बोलना समझाना हर किसी के बस में नहीं था, लेकिन जब से तुमने किट्टू को अपनाया है तुम बदल गए हो, गुस्सा नहीं करते, बातों को समझते हो, इसलिए मैंने तुम्हें अब बताया है। वहीं उधर प्रताप हाउस में इस वक्त दादा दादी सीमा और सुधीर से अवनी और नील के रिश्ते की बात कर रहे थे। तभी सीमा ने कहा, माफ करना आंटी, मैं अपनी बेटी की शादी एक बॉडीगार्ड के साथ तो नहीं कर सकती। बॉडीगार्ड के अलावा नील की पहचान ही क्या है? बस यही कि वो आपका गोद लिया हुआ बेटा है।
इस पर दादाजी ने थोड़ा सख्ती से कहा, देखो सीमा बेटा, नील हमें रुद्र और शुभ से भी ज्यादा प्यारा है। बेशक हमने उसे गोद लिया है, लेकिन हमने कभी उसे अनाथ नहीं समझा है। और फिर उन सब में काफी बहस शुरू हो गई, लेकिन सीमा शादी के लिए तैयार नहीं थी। तब फाइनली सुधीर ने कहा, अंकल हम अभी अपने विला में शिफ्ट हो जाते हैं, बाद में मैं सीमा को समझा दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि अवनी की शादी नील से हो तो अवनी की शादी नील से ही होगी। आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं सीमा को समझा बुझाकर अवनी और नील की शादी की डेट फिक्स कर दूंगा। ये सुनकर दादाजी कहते हैं, ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। और फिर सीमा और सुधीर अवनी को लेकर प्रताप हाउस से अपने विला की तरफ निकल गए। वही प्रताप हाउस में इस वक्त आज जो कुछ भी हुआ उसे लेकर नील बहुत परेशान था, इसलिए उसने आज सबके साथ डिनर भी नहीं किया और चुपचाप से अपने घर की बालकनी में खड़ा होकर चांद को निहारने लगा। तभी नील ने अपनी आंखें बंद की और उसे कुछ याद आने लगा। फ्लैशबैक। 7 साल का लड़का संजय जी की चिता को मुखाग्नि दे रहा था। वो लड़का कोई और नहीं, रुद्राक्ष था। अग्नि उस पार्थिव शरीर को छू पाती उससे पहले ही वहां दादाजी आ गए और फिर दादाजी ने एक 12 साल के लड़के का हाथ रुद्र के हाथ पर रखकर कहा, तुम दोनों मिलकर इस चिता को अग्नि दोगे। और फिर दादाजी की बात सुनकर उन दोनों ने मिलकर उस चिता को अग्नि दे दी और फिर थोड़ी देर बाद वो चिता धू धू कर जलने लगी। और ये देखकर रुद्र ने दादाजी को गले लगा लिया और रोने लगा। वहीं पास में खड़ा नील भी बहुत रो रहा था कि तभी वहां धनराज जी आए और उन्होंने नील को गले लगा लिया। और फिर धनराज जी ने नील को चुप करवाते हुए कहा, नील तुम बड़े हो और बड़ों की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। उन्हें शांत रहना पड़ता है, उन्हें परिवार को एक साथ रखना पड़ता है। वो सब काम तुम करोगे क्योंकि तुम बड़े हो। तुम्हारी छोटी माँ हॉस्पिटल में है, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। वही नील रो रहा था, लेकिन फिर भी वो धनराज जी की बातों को समझ रहा था। उस वक्त धनराज जी ने प्रताप हाउस को बहुत संभाला था। धनराज जी भी कम दुखी नहीं थे क्योंकि संजय उनका बहुत अच्छा दोस्त था। फ्लैशबैक एंड। नील ने आंखें खोली और उदास होकर खुद से कहा, सही कहा अंकल आपने, बड़ों की जिम्मेदारी ज्यादा होती है और इसलिए मुझे नाराज होने का हक नहीं है। मुझे किसी से कोई सवाल पूछने का हक नहीं है। मुझे हक नहीं है कि मैं किसी से पूछूं कि मैं इस घर में क्यों हूं। मैं किसी से ये नहीं पूछ सकता कि मैं कौन हूं और मेरी क्या पहचान है, क्योंकि रुद्र के बॉडीगार्ड के अलावा मेरी खुद की कोई पहचान नहीं है। तभी नील को अपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील हुई, लेकिन नील ने पलटकर नहीं देखा क्योंकि नील आज सच में बहुत उदास था। नील जानता था कि अगर वो अवनी से शादी करेगा तो गड़े मुर्दे जरूर उखड़ेंगे, इसलिए वो अवनी से दूर रहता था। वही इस वक्त नील के कमरे में कोई और नहीं बल्कि रुद्र खुद था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो नील से कैसे बात करे। क्या रुद्र नील का दर्द कम कर पाएगा? क्या रुद्र कभी दुनिया के सामने नील को अपना बड़ा भाई बता पाएगा? क्या नील प्रताप इंडस्ट्रीज ज्वाइन करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी